नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विरत दुबे और हम चर्चा करने वाले हैं आज बैंक सीरीज़ में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम विपिन चंद्रा की किताब को पढ़ रहे हैं। तो ये विपिन चंद्रा का आज आखिरी चैप्टर है एक तरीके से देखा जाए। हालाँकि ये आखिरी सेशन नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। आप जैसा कि देख पाएँगे, अध्याय नंबर जो 13 है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है टाइटल स्वराज के लिए संघर्ष भाग 2 नई शक्तियों का आविर्भाव। इनमें हमने एक अध्याय कल लिया था। उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आया होगा। और आज वाला जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, इसमें से भी कुछ विशेष पॉइंट्स जो हैं वो निकल कर के सामने आने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो देखिए, कल हमने जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें स्वराज के लिए संघर्ष की नई कहानियाँ हमको जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। और इसमें भी खास तौर से अगर देखा जाए तो मैंने आपको मार्क्सवाद के बारे में बताया था। मार्क्सवाद, इसके अलावा जो भारत में समाजवाद शुरू हुआ था, समाजवाद एक तरीके से नया जो समाजवाद यहाँ पर शुरू हो रहा है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। और जो नौजवान सभाएँ इत्यादि थीं, उन सबको मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पर बननी शुरू हुई थी, एक नया जोश आ चुका था। और हमने इन सब चीज़ों को पढ़ते-पढ़ते सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो बारदोली सत्याग्रह के अब हम आगे चलेंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ें रिवाइज़ भी करी होंगी। मैं आपको फिर से सजेस्ट कर देता हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बुक ज़रूर रीड करिए। बुक रीड करने से वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे आपको, क्योंकि उसी से संबंधित चीज़ों को ही मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा होता हूँ। जैसा कि आप हम सबको मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोग तमाम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो वन बाय वन आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। इनको हम लोग आगे के समय में कवर करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू की, और एमसीक्यू के माध्यम से ही चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष रखा हुआ है, सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना की गई। आपको बताना है कि ये जो स्थापना की गई है, ये किस वर्ष की गई है। तो सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र प्रजातंत्र संघ, इसको आप लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो संस्था है ना, ये एचआरए के नाम से शॉर्ट में जानी जाती है। और आप इसी नाम से इसको ज़्यादा जो है, मतलब पढ़े होंगे या कहीं भी जाना होगा तो ज़्यादातर इसी नाम से इसको जाना होगा। तो इसी का हिंदी रूपांतरण है हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। तो आपको बताना है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है। देखिए, जब भारत में किसान और मजदूरों के आंदोलन जब चलने शुरू हुए, संयुक्त प्रांत से लेकर के तमाम सारे जो प्रांत थे उसमें जब इस तरीके के आंदोलन चलने शुरू हुए, तो कई जगहों पर हड़तालें वगैरह शुरू हो गई थी। जैसे कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने में हड़ताल हुई थी, और कई सारे लीडर्स जो है वो सामने उभर करके आ रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो 1928 तक तो बहुत सारे कम्युनिस्ट आंदोलन हुए। लेकिन इस कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ-साथ, जो कि परिणामतः 1928 में बहुत साक्षात प्रकट हो रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत आप देखोगे 1922-23 से हो जाती है। तो 1924 में, 1924 में, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? 1924। 1924 में अगर आप देखोगे तो सशस्त्र क्रांति के लिए हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हो गई है, और इसने सरकार पर जोरदार एक तरीके से हमला किया है। तो ये जो एचआरए था, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसने सबसे पहले तो, क्योंकि धन की कमी थी, क्रांति करना चाहते थे, लेकिन धन की कमी थी, हथियारों की कमी थी। तो हथियार और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूटा था। यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं, इन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूटा था, जिसे काकोरी ट्रेन लूट घटना कहा जाता है, ठीक है? इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया इस घटना के ऊपर, उसको काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये 1924 में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की जो है वो स्थापना हुई थी, ठीक है? और जो ये केस है, इसका जो केस चला है, इस एचआरए के द्वारा जो घटना घटित हुई हथियार और धन को लूटने की, इस घटना को 1925 को अंजाम दिया गया था, और 1925 में इसके ऊपर केस बनाया गया। तो 1925 इज द ईयर फॉर काकोरी केस, एंड 1924 जो है ये आपका एचआरए के एस्टैब्लिशमेंट का है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो चलिए, अगला जो प्रश्न मैंने बताया है उसका उत्तर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। काकोरी ट्रेन लूट की घटना कब घटित हुई? तो काकोरी ट्रेन लूट की घटना कब घटित हुई थी? 1925 में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया। अब काकोरी जो लूट हुआ, इसमें कई सारे लोग जो है वो गिरफ्तार हुए, क्योंकि ये जो लूट थी इसमें जो क्रांतिकारी थे, वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई ये डकैत तो है नहीं, प्रोफेशनल लूट-पाट करने वाले लोग तो थे नहीं। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश सरकार से जो भारत का धन है, जो ब्रिटिश सरकार भारत के क्रांतिकारियों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाली थी, तो वो अपना ही धन जो है एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ यूज़ करने के लिए वो लूट करी गई थी। तो इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इसमें से 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास की सज़ा जो है, ये 4 लोगों को दी गई। इसमें एक प्रसिद्ध नाम ज़रूर रख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी का। राम प्रसाद बिस्मिल। और मज़े की बात ये है कि ये इस तरीके की घटनाएँ थीं, जिसमें आप हिंदू-मुस्लिम एकता को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते थे। तो काकोरी जो केस है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। ये वो लोग थे जिनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आजीवन कारावास के अलावा कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत कठोर दंड जो है वो सब दिए गए। तो ये एक तरीके से जो एचआरए था इसका प्रारंभिक जो कह सकते हैं कि एक घटना घटित हुई, काकोरी की जो घटना घटित हुई। इस काकोरी की घटना के बाद वो अन्य चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाए। उसका रीज़न यही हुआ कि मोस्टली जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, क्रांतिकारी थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, क्रांतिकारी विचारधाराएँ तो गिरफ्तार नहीं हो सकती थी। उसका रीज़न क्या हुआ? उसका रीज़न ये हुआ कि आगे चल कर के एचआरए को रिफ़ॉर्म करके फिर से एस्टेब्लिश किया गया। और अब जो है पहले भी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद। और अब चंद्रशेखर आज़ाद का एक विशेष रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जब हम 1928 में पहुँचते हैं, वहाँ पर इस संगठन को रिफ़ॉर्म किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। 1928 में किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का नाम बदल करके, ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ वही एचआरए है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी हिंस-प्रस, या आप इसे HSRA कह सकते हैं। ये कहेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, या बीच में सोशलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये एक नई संस्था बन करके तैयार हुई है, जिसका नेतृत्व जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका नेतृत्व फिर से किया, इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो अब यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा संगठित होकर के काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसमें जो टर्म सोशलिस्ट इस्तेमाल किया गया, उसका रीज़न यही है। समाजवाद जो मैंने आपको पहले बताया, पहले समाजवाद का असर आंदोलनकारियों पर पड़ा। आंदोलनकारी, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे प्रभावित होकर के ही एक आंदोलन, बारदोली आंदोलन चला था, है ना? मैंने आपको कल बताया। तो उसी तरीके से पहले आंदोलनकारियों पर सोशलिज़्म का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। उसके बाद इस सोशलिज़्म का फ़र्क जो है वो क्रांतिकारियों पर भी पड़ता है। और क्रांतिकारी इस बात को समझते हैं कि हमें न सिर्फ़ भारत से अंग्रेज़ों को हटाना है, बल्कि जो अंग्रेज़ी पूँजीवाद है, पूँजीवाद, जिसमें बेशक भारतीय शामिल हैं, उनको भी हमें उनसे भी हमें इस बात का विरोध करना है। पूँजीवादी विचारधारा के भी तो भारतीय उस समय गुलाम थे, केवल ब्रिटिशर्स के ही गुलाम थोड़ी हैं। तो पूँजीवादी विचारधारा के गुलामी से मुक्ति, ये सोशलिस्ट का कह सकते हैं कि एक तरीके से मेन उद्देश्य था। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर। ठीक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 3-4 घटनाएँ यहाँ लिखी हुई हैं। पहला लिखा है 30 अक्टूबर 1927 को साइमन कमीशन विरोधी विरोधी प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है पुलिस लाठीचार्ज के कारण हुई थी, और ये पुलिस लाठीचार्ज इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। ये सारी बातें सही हैं। ये समस्त बातें जो हैं वो ठीक हैं। लेकिन ये जो डेट यहाँ लिखी है ना, 30 अक्टूबर 1927, ये 27 ना होकर के अगर 28 होती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 27 लिखी है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। पहला स्टेटमेंट गलत होने का मतलब केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि कथन 1 तो सत्य है ही नहीं। कथन 1 जो है वो असत्य है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन अब देखिए असत्य वाले में सारे भी हैं, हो सकता है कि आगे के भी चारों असत्य हों, तो पहले देखना पड़ेगा। लाला जी की मृत्यु का, लाला जी का मतलब यही लाला लाजपत राय जी। तो लाला जी की मृत्यु का बदला 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन सब लोगों ने लाठीचार्ज का जो नेतृत्व कर रहा था उस समय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स जो था, जेपी सैंडर्स, उसको गोलियों से भूंस दिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है। तो दूसरा कथन सत्य है। ठीक। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। बिल्कुल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। बम ऐसे बनाए गए थे जिससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे वगैरह। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद वहां पे पर्चे भी बांटे जिस पर लिखा हुआ था कि यह ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए, जो ऊंचा सुनने वाले लोग हैं, कान खोलने के लिए, उनके खोलने के लिए। तो जो लोग ऊंचा सुन रहे हैं उन्हें ऊंची आवाज में सुनाना था, इसलिए ये आवाज करी गई थी, क्योंकि मुंह से जो आवाज करी जा रही थी वो उतनी तेज नहीं थी जितनी तेज बम की आवाज है। उसके बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। तो इससे साबित होता है कि ये जो है यहाँ पर किसी वैसी अप्रिय घटना को घटित या अंजाम नहीं देना चाहते थे, सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, जो कि यहाँ पर था। तो ये एक बात हमको समझ में आती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर ये जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस था, इसके ऊपर केस लगा करके इनके ऊपर है वो चर्चा शुरू हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई। आगे लिखा है 23 मार्च 1931 को भगत और उनके साथियों को विधानसभा बम कांड के कारण फांसी दे दी गई। आप सब लोगों को मालूम है कि बिल्कुल सही बात है, डेट सही लिखी है 23 मार्च 1931। ठीक है, इसमें भगत सिंह है, ये स्टेट में शामिल जो है वो भगत सिंह है, के अलावा जो इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त ये भी थे, और एक नाम यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है, सुखदेव। ये 3 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन जो आरोप सिद्ध हुआ था वो यहाँ पर इस घटना के कारण जो है यहाँ पर नहीं किया गया था, फांसी की सजा नहीं दी गई थी। वो जो फांसी की सजा थी वो ब्रिटिश विधानसभा बम कांड के कारण ना होकर के, बल्कि ये जो केस था, ये सैंडर्स हत्याकांड जो था, सैंडर्स हत्याकांड के कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो हत्याकांड जो किया गया था उसके कारण जो है ये फांसी की सजा दी गई थी। तो ये एक अलग बात है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही है। तो 1 और 4 जो है वो असत्य वाला कथन यहाँ पर सही हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्टेटमेंट लिखा है बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुमदुभी बजेगी, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमें हमने इस संघर्ष में भाग लिए हैं और हमें इस पर गर्व है। तो भाग लिया है ऐसे वैसे तो होना चाहिए यहाँ पर। बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुमदुभी बजेगी, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें इस पर गर्व होगा। कथन किसके हैं ये बताना है आपको। देखने में लगेगा कि शायद ये कथन लाला लाजपत राय जी के हैं, पर लाला लाजपत राय जी ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मेरे मेरे ताबूत की, या मेरे सर पर पड़ने वाली, या मेरे सर पर, सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत, ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगी, अंतिम कील साबित होगी। तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये लाला लाजपत राय जी का है। जब उनके ऊपर लाठियां पड़ी थी, फिर इसी के कारण गंभीर चोट लगने के कारण उनकी डेथ भी हो गई थी, तो मृत्यु के समय उनके स्टेटमेंट थे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट जो भगत सिंह हैं और जो उनके बाकी जो 3 साथी थे, मतलब जो तीनों लोग थे, दोनों साथी जो थे, उन लोगों ने ये एक स्टेटमेंट एक पत्र के माध्यम से लिख करके दिया था। ठीक है, तो ये उनके द्वारा संयुक्त पत्र है। उसमें कहा गया था कि बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की धुंधी बजेगी, इसका परिणाम निर्णायक होगा।
और हमने संघर्ष में भाग लिया है और हमें इस पर गर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भगत सिंह से ही रिलेटेड है। लिखा है, उनके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनके अनुसार समाजवाद के लिए पूंजीवाद और वर्गीय शासन का अंत आवश्यक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह 23 वर्ष के थे उस समय। ठीक है, और 23 वर्षीय भगत सिंह जो है उस समय समाजवाद के ऊपर काफी कुछ लिख रहे हैं और समाजवाद को समझ रहे हैं और आवश्यक समझ रहे हैं। तो उनकी उसमें बहुत ज़्यादा आस्था थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की आज़ादी सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स से ही नहीं चाहिए, यानी ब्रिटिश सरकार से ही हमें आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो पूंजीपति हैं और जो जो ये ज़मींदारी प्रथा जो चलती है, इसमें जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, इनके भार से जो किसान दबे रहते हैं, तो इन किसानों की मुक्ति जो है, वह भी बहुत आवश्यक है, समाजवाद की भावना व्यक्त करते समय उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके अनुसार समाजवाद के लिए पूंजीवाद और जो वर्गीय शासन है, वर्गीय शासन का वही मैंने आपको बताया कि जैसे ज़मींदार वगैरह हैं, ज़मींदार, ठीक है, एलीट क्लास के जो लोग हैं, ये सब लोग जो है गरीबों को बहुत सताते हैं, पैसा धन स्वार्थ के रूप में अर्जित करते हैं। इनको इससे मतलब नहीं होता है कि ये भारत के हैं या फिर ब्रिटिशर्स के हैं, ब्रिटिश हैं। तो इस चीज़ से भी हमें आज़ादी चाहिए। तो ये उनका विचार है, बिल्कुल सही है। वे पूरी तरीके से और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष थे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और वे कहते थे कि जो सांप्रदायिकता है, मतलब उनके हिसाब से जो सांप्रदायिकता है, वो भी उतना ही बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा जो उपनिवेशवाद है, निवेशवाद, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद आपको दिख रहा है या फिर पूंजीवाद जो है, ये भी जो उनको दुश्मन दिख रहा है। तो पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की तरह ही यह भी जो सांप्रदायिकवाद है, ये भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा दुश्मन है, इससे भी हमें आज़ादी पानी है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, वो धर्मनिरपेक्ष थे। 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की और उसमें भाग लिया और उसके प्रथम सचिव भी बने। ये भी बात बिल्कुल सही है। 1926 में पंजाब नौजवान सभा में उन्होंने भाग लिया था और उस समय उन्होंने 2 नियम बनाए थे जो कि सांप्रदायिकता के आधार पर ही थे। जो कि किसके आधार पर ही थे? सांप्रदायिकता के आधार पर ही थे। और उन्होंने उसमें कहा कि सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके साथ पार्टी कोई संबंध ना रखे या ऐसी पार्टी के साथ संबंध ना रखा जाए जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, जो फैलावा देते हैं। ठीक है? साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाने का उन्होंने प्रयास किया कि जो ये रिलीजन है ना, ये इंडिविजुअल फेथ है। मतलब एक विशेष निजी व्यक्ति का विशेष निजी व्यवहार है, तो उसे उसे जो है अपने मर्ज़ी से उसे अपनाने देना चाहिए। तो इस तरीके के विचार जो है हमारे भगत सिंह के रहे हैं। तो हिसाब से जो तीनों स्टेटमेंट लिखे हैं ये सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी कथन सही होने के कारण जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं ये कब और कहाँ शहीद हुए? आप सब लोगों को मालूम है कि एचएसआरए जो था, ने भी घटना को अंजाम दिया। सैंडर्स हत्याकांड हुआ, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके गए। तो ये सब में एचएसआरए जो है एक्टिव है और काफ़ी हद तक उसको लीड करने का काम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे। परंतु आज़ाद को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। काफ़ी हद तक एक अच्छे बहरूपिया थे वो। लेकिन फाइनली जब वो फिर से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़ होने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ गद्दारों ने जो है वो अंग्रेज़ों को जाकर के खबर दी कि वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है वो बैठे हुए हैं और वहाँ से षड्यंत्र करने का प्लान कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने इस पार्क को घेर लिया और उसी कह सकते हैं कि मुकाबले में पुलिस वालों के साथ मुकाबला करते हुए वे उन्होंने आत्महत्या कर ली 27 फरवरी 1931 को। ये डेट यहाँ पर बिल्कुल सही है, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद। ठीक, और उसके बाद इस पार्क का नाम जो है वो आज़ाद पार्क कर दिया गया है। अब इसको हम लोग आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से देखा जाए 1924 में बनने वाला 1924 में बनने वाला एचआरए जो है और 1928 में रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाला एचएसआरए जो है, ये अब काफ़ी हद तक 1931 के बाद समाप्त ही हो गया है क्योंकि आपने देखा कि ये फरवरी 27 फरवरी 1931 की बात है। उसके बाद मार्च जो 1931 आएगा, उसमें डेथ हो जाएगी।
उसमें 3 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो क्रांतिकारी जो विचार थे वो काफ़ी हद तक लगभग-लगभग थोड़े से ठंडे पड़ गए। लेकिन एक केस हमको यहाँ पर और याद रखना है, मेरठ षड्यंत्र केस। अब ये केस क्या है? तो जो अब 1931 तक आ गए हैं, 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक लगभग क्या मतलब समाप्ति हो गया है। तो कई सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ वहाँ पर बननी शुरू हो। और जो समाजवाद है, पूंजीवाद है, इसके जो ज्ञान पीछे 20वीं दूसरे दशक में जो फैलाए जाने शुरू किए गए थे, दूसरे दशक के प्रारंभ से लेके अंत तक, वो सब काफ़ी हद तक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट थे, वो बहुत ही ज़रूरी थे। इसका एक असर हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जो किसान हैं, मज़दूर हैं, ये सब लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो है, उस कम्युनिस्ट विचारधारा को जैसे कि आपने देखा कि भगत सिंह की विचारधारा भी कम्युनिस्ट है। तो उस तरीके से ये सारी विचारधाराएँ जो हैं फिर तेज़ी से बढ़नी शुरू होती हैं। जिसमें एक घटना है, जिसमें रेल हड़ताल करी गई है, रेल हड़ताल करी गई है और केवल रेल हड़ताल ही नहीं है लेकिन और भी सारी हड़तालें हैं लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर मार्च 1931 में 31 प्रमुख मज़दूर और कई सारे कम्युनिस्ट नेता जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें 3 जो है वो ब्रिटिशर्स भी थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोषियों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए सार्वजनिक मंच के रूप में अदालत का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही बात है, ये उसी तरीके से था जैसे भगत सिंह ने अदालत का इस्तेमाल किया था। और ये जब इन लोगों को सजाएँ दी गईं 4 वर्षों तक इनके ऊपर मुकदमा चला। इन्होंने अपनी आज़ादी की माँग माँगी, अपना स्वराज माँगा, कम्युनिज़्म जो है उसको प्रमोट किया है, पूंजीवाद को कहीं न कहीं डिमोट करने का प्रयास किया है, तो ये सब मुकदमे में यही सारी चीज़ें रहीं। अंग्रेज़ों को लगा कि इससे उनकी सत्ता को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और जब ये मुकदमा समाप्त हुआ लगभग साढ़े 3-4 साल बाद, तो जो भी दोषी थे उनको बहुत लंबी-लंबी कड़े कारावास जो है वो दिए गए, कड़े कारावास। इन सब चीज़ों को सुनने देखने के बाद तमाम सारे वैश्विक स्तर के जो लोग थे जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, एच.जी. वेल्स हैं, हेराल्ड लास्की हैं, रूज़वेल्ट हैं, इन सब लोगों ने इसके ऊपर इस घटना के प्रति सहानुभूति प्रकट करी और काफ़ी कड़ी टिप्पणियाँ करी कि ब्रिटिश सरकार की ये नीतियाँ बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो यहाँ पर जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे आगे अगले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये समझ में आए होंगे। आप इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर लीजिए या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।